तो आज हम लोग एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स पे बात करेंगे। तो चैप्टर है सेट्स, स्टैंडर्ड 11th के लिए मैथमेटिक्स का ये लेक्चर है। तो इससे पहले जो सेट के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जो सेट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात किया था, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। सेट कहा किसे जाता है? जब कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलके एक कलेक्शन बनता है। कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जो कि वेल डिफाइंड हो। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको रेफर किया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उस सेट के अंदर है या नहीं है, या फिर कहे कलेक्शन के अंदर है या नहीं है। अगर इस तरह का वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, तो फिर उस कलेक्शन को सेट कहा जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 6। पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। मैं अगर आपसे कहूं कि 7 इस कलेक्शन का पार्ट होगा या नहीं होगा, तो फिर आप क्लियरली कह सकते हैं कि 7 इसका पार्ट नहीं होगा। अगर आपसे कहा जाए कि 2 इसका पार्ट होगा कि नहीं होगा, 2 एक इंटीजर है, 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो 6 से छोटा है, तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, उस कलेक्शन के अंदर 2 होगा। तो इसीलिए ये एक सेट होगा। सो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 6 इज अ सेट। तो ये जो सेट है, इस सेट को दो तरीके से, मोस्टली दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तरीके को रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। रोस्टर फॉर्म में क्या किया जाता है कि जितने भी एलिमेंट्स है, मतलब मेंबर है उस सेट का, उस सेट का जो पार्ट्स है, या एलिमेंट कहा जाए उसे तो बेहतर होगा, जो मेंबर्स है, उन मेंबर्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे मेंबर्स को लिखा जाता है और उन्हें कोमा से सेपरेट किया जाता है। तो इस तरह का जो फॉर्म है, रिप्रेजेंट करने का फॉर्म है, सेट को रिप्रेजेंट करने का फॉर्म, उसे रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। और अगर हम कोई कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढ ले, जिस प्रॉपर्टी को इंडिकेट करने से ये दोनों कंडीशन, या ये कंडीशन, गिवन कंडीशन फुलफिल हो जाए, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये एक कंडीशन हुआ और ये एक कंडीशन हुआ। अगर उन दो कंडीशंस को, या जितने भी कंडीशंस दिया हुआ रहेगा, उन कंडीशंस को अगर हम रिप्रेजेंट कर सके और रिप्रेजेंट करके उस सेट को हम डिफाइन करें, तो फिर उस तरह के फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। इसे भी इसी इसी तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, कुछ ऐसे इसे लिखा जाता है। हम इसे कुछ ऐसे पढ़ते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इस सेट को हम रिप्रेजेंट करें, लेट अस से इस सेट को हमने नाम दे दिया ए, ये जो सेट है, इस सेट को हमने नाम दे दिया ए। तो ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट, एक्स का जो प्रॉपर्टी होगा, एक्स से बना हुआ है ए, एक्स एलिमेंट्स है। सो उस एक्स का, दैट मीन उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है, सच दैट, ये कोलॉन साइन जो है ये कहता है सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट एक्स, दैट मीन वो एलिमेंट्स, इसके जो मेंबर्स है, इस सेट के मेंबर्स जो है, वो मेंबर्स बिलोंग टू, ये जो है ये बिलोंग टू का सिंबल है। सो एक्स बिलोंग्स टू जेड, जो है सेट ऑफ पॉजिटिव, माफ कीजिएगा, जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। मतलब सारे इंटीजर्स का कलेक्शन जो है वो उस सेट को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये प्लस सिंबल जो है, ये प्लस सिंबल इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात किया जा रहा है। तो ये जो सेट है, ये सेट पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। तो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, एंड x इज लेस देन 6। तो ये सेकंड कंडीशन इस तरह से फुलफिल हो रहा है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हुए, इस तरह से हम सेट को इंडिकेट कर सकते हैं या सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह के फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। एक और एग्जांपल यहां पर आप देख लीजिए। अब हम लोग आज के इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स क्या है हम देखेंगे। और इसके कुछ एग्जांपल्स और कुछ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो दो एग्जांपल्स हमने इससे पहले लिया था, चलिए मैं एक बार यहाँ पर वापस आ जाता हूँ। जो ये एग्जाम्पल जो हम यूज़ करने वाले हैं आगे, उस एग्जाम्पल में वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ पर अ सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5, इसे अगर रोस्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। 5
5 का मल्टीपल है 10, 5 का मल्टीपल है 15, 5 का मल्टीपल है 20, 5 का मल्टीपल है, एंड सो ऑन। कब तक हमें हमें चलना होगा, कब तक हम चलेंगे? ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5, मतलब सारे 5 के सारे मल्टीपल्स, तो कब तक चलेंगे हम लोग? ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलते जाएगा। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये इनफाइनाइट होगा, हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। अब वही जो दो एग्जाम्पल्स है, जो दो एग्जाम्पल्स हम लोग अभी अभी बात कर रहे थे, जैसे कि पहला सेट था अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 6, ये इस तरह से हमने उसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और अ सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5, तो यहाँ पर उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डॉट जो है ये बताता है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ये इनफाइनाइट है, ये चलते जाएगा चलते जाएगा। हम इसे लिख के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, कभी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इन दोनों में जो एक ख़ास डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है फाइनाइट है और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में इनफाइनाइट है। तो इसीलिए इसे फाइनाइट सेट कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और ये जो है इसे इनफाइनाइट सेट कहा जाता है, इनफाइनाइट सेट जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इनफाइनाइट है। वेल किसी सेट के अंदर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। उससे पहले ना मैं इस सेट को नाम दे देता हूँ, दिस सेट, इस सेट को मैंने बी नाम दे दिया और इस सेट को मैंने सी नाम दे दिया। अब किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है उसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसे कहा जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, जो भी सेट का नाम है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। मतलब ये जो सेट रिप्रेजेंटेड है बी नाम से, उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये उसे रिप्रेजेंट करता है। सो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे 1 2 3 4 5, 5 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसका कार्डिनल नंबर 5 हो गया। ऐसे केसेस में, इनफाइनाइट सेट के केसेस में, कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, जिसे हमने सी नाम दिया है, कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट शुड बी इन्फिनिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें इनफाइनाइट होता है। उसी तरह से एक एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं, अ सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर प्राइम नंबर्स। 4 के मल्टीपल्स हो गया 4 8 12 16 20, तो ये सारे 4 के मल्टीपल्स है, 4 8 12 16 20, ये सब। अब उनमें से ये एक प्रॉपर्टी है सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर, ऐसे 4 के मल्टीपल्स जो कि प्राइम नंबर्स हो। अब 4 के मल्टीपल्स प्राइम नंबर कैसे हो सकते हैं? 4 के सारे मल्टीपल्स इवन नंबर होंगे, और प्राइम नंबर, एकमात्र प्राइम नंबर जो कि इवन है वो है 2। और चूंकि 4 के मल्टीपल्स को कंसिडर किया जा रहा, तो कभी भी कोई ऐसा कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, दो नंबर्स का प्रोडक्ट वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये बना कि यहाँ अगर मैं इस सेट को डी नाम देता हूँ, तो इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, या फिर कहें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, कौन कौन सा नंबर आपको ऐसा मिलेगा जो कि 4 का मल्टीपल भी हो, प्राइम भी हो, प्राइम नंबर भी हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम कोई इसका एलिमेंट लिख ही नहीं सकते हैं। जब यहाँ पर कोई इसका एलिमेंट लिख नहीं सकते हैं तो इसे सिर्फ कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कर्ली ब्रैकेट से शुरू किया जाता है, तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। ऐसा जो सेट होता है इसे एम्प्टी सेट कहा जाता है, खाली सेट। ये जो है एम्प्टी सेट कहलाता है। और एम्प्टी सेट के लिए अगर हम इसका कार्डिनल नंबर की बात करें, तो ऑब्वियसली इसका जो कार्डिनल नंबर होगा, दैट कार्डिनल नंबर शुड बी इक्वल टू 0। तो फिर एम्प्टी सेट इस तरह का सेट है जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं होता है। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है और इसे वॉइड सेट भी कहा जाता है।
एम्प्टी सेट को इस फाई सिंबल से भी डिनोट किया जाता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा डी जो है एक एम्प्टी सेट है जिसे हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था। इसके बदले हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू फाई, मतलब ये फाई जो है सिंबल जो है ये इंडिकेट कर रहा कि ये नल सेट है या वॉइड सेट है या एम्प्टी सेट है। हमने ये भी देखा कि अगर किसी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो फिर उसे फाइनाइट सेट कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट के कैटेगरी में ही आता है। सेट्स को अगर दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाए, फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, जिसका कार्डिनल नंबर इन्फिनिटी होगा। तो फिर अगर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करें तो ऑब्वियसली एम्प्टी सेट जो है उसे फाइनाइट सेट के अंदर ही हमें रखना होगा, क्योंकि उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ये हम काउंट कर सकते हैं। एम्प्टी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इसे हम पता कर सकते हैं और ये होता ज़ीरो है, इन्फिनिटी नहीं होता है। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ सेट्स है, गिवन सेट्स है। हमें ये देखना है कि वो सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर हम ये पता कर सके कि एम्प्टी है तो उसे भी हम यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, मतलब एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट। वैसे तो एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट के अंडर ही आता है, उसका एक स्पेशल कैटेगरी है। तो हम यहाँ पर तीन तरह से हमें देखना है, तीन में से कौन सा कैटेगरी है गिवन सेट जो है। तो यहाँ पर पहला जो एग्जांपल है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1, 3, 5, 7, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऐसे नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो, ऐसा तो कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये जो सेट होगा ये सेट एक एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ पर ये एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर नॉर्मली कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो और कॉम्पोजिट नंबर वैसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर ऐसा लग सकता है मानो ये एम्प्टी सेट हो, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2 जो है, नंबर 2, ये प्राइम नंबर है और ये साथ ही साथ इवन नंबर भी है। तो ये जो सेट है, इस सेट में 2 एज 1 एलिमेंट है। तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट तो ये है नहीं, फाइनाइट सेट है। अब ये जो सेट है, सेट ऐसा सेट है, इसमें एलिमेंट को y से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन ही कुछ ऐसा है कि जो कभी मीट नहीं करता। अब अगर कोई मीट नहीं करेगा, दो लाइंस अगर मीट नहीं करता है, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा लाइंस में, तो इसका मतलब ये है कि उनमें कॉमन पॉइंट कोई है नहीं। इसका मतलब कि ये एम्प्टी सेट है, कॉमन पॉइंट कोई है नहीं, मतलब ये ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब ये जो सेट है, ये सेट x से बना हुआ है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है x से, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कंडीशन दिया गया है कि x इज लेस देन 5, x 5 से छोटा हो, और साथ ही साथ एंड है, और साथ ही साथ x 7 से बड़ा हो। अब कोई नंबर एक साथ 5 से छोटा भी हो, 7 से बड़ा भी हो, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऐसा तो कोई नंबर है नहीं। मतलब यहाँ पर भी ये भी जो सेट बनाएगा, या ये जिस सेट को इंडिकेट कर रहा, रिप्रेजेंट कर रहा, वो भी एक नल सेट ही होगा। सेट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। हमें पता है मंथ्स ऑफ अ ईयर, इसका अगर सेट होगा तो उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये सब रहेगा। तो यहाँ पर ये फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट तो होगा नहीं। 12 महीने हैं तो 12 महीने मतलब 12 एलिमेंट का सेट बनेगा, तो फिर ये फाइनाइट सेट हुआ। अब ये जो है नेचुरल नंबर्स है, या आप इसे पॉजिटिव इंटीजर का सेट भी कह सकते हैं, और यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, मतलब ये जो है ये इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मे बी हो सकता है दिस इज़, ये एक ऐसा सेट है, इसे अगर नाम दे देते हैं ए, तो ए इज़ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो दोनों ही केसेस में ये डॉट इंडिकेट कर रहा है कि ये इसमें एलिमेंट्स इतने हैं कि हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पर ये देखें, ये एक फाइनाइट सेट है, 1 2 3 इस तरह से चलते जाएगा, और जो अपर लिमिट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बाउंड किया गया है इसे 100, मैक्सिमम जो वैल्यू है ये 100 है। तो यहाँ पर ये इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इसे काउंट किया जा सकता है, तो फाइनाइट सेट है ये। और यहाँ पर देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 100 से बड़ा हो, कितने होंगे? इन्फिनिटी। सो ये इनफाइनाइट सेट है। वेल, यहाँ से अब इक्वल सेट्स, दो सेट्स इक्वल है या नहीं वो हमें देखना है। तो उसका कंडीशन क्या है कि ए और बी अगर दो सेट्स हो, ए और बी अगर दो सेट्स हो, तो फिर ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। वैसे कंडीशन में हम कहते हैं कि ए और बी दो सेट्स जो है इक्वल है। यहाँ से एक बार टेस्ट कर लेते हैं। गिवन 3 सिचुएशंस दिया हुआ है, इन 3 सिचुएशंस में हम ये देख लेते हैं कि दो सेट्स ए और बी दो सेट्स इक्वल है या नहीं है। जैसा पहला कंडीशन अगर आप देखें तो यहाँ पर सेट ए में 4 है, ऑब्वियसली ये 4 यहाँ पर भी है, सेट बी में भी है, 5 है वो सेट बी में भी है, 7 है जो कि सेट बी में नहीं है। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है कि सेट ए पहले सेट के सारे एलिमेंट्स को दूसरे सेट में होना होगा, ये पहला कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कंडीशन है ए और बी जो है ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों सेट बराबर नहीं है। दूसरे वाले गिवन सिचुएशन में देखें, ए और बी कंपेयर कर लेते हैं। ए का एलिमेंट 1 यहाँ भी है, बी में भी है, और ये 2 जो है बी में भी है, 3 जो है ये बी में भी है। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में तो है, लेकिन दूसरा कंडीशन ये भी है कि दूसरा जो सेट है उसके भी सारे एलिमेंट्स को पहले सेट में होना होगा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये जो एलिमेंट है दूसरे सेट का, ये एलिमेंट जो है ये पहले सेट में नहीं है। तो ये इंडिकेट कर रहा है, दूसरे कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। तो इसी के कारण ये दो सेट्स बराबर नहीं हैं। अब इस कंडीशन में आते हैं, इस गिवन सिचुएशन में आते हैं। ए का ये एलिमेंट 5 यहाँ पर है, 25 जो है वो यहाँ पर है, और ये वाला एलिमेंट जो है वो यहाँ पर है। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, और आप देखें तो बी के भी सारे एलिमेंट्स जो है वो ए में है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि दोनों में ऑर्डर देखें, ए किस ऑर्डर में है, 5 25 75, और बी 75 5 25। ऑर्डर सेम नहीं है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेट के एलिमेंट्स किस ऑर्डर में रखे हुए हैं ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मायने नहीं रखता है। सिर्फ इतना मायने रखता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स है। जैसे आप अगर थैले में आलू और बैंगन ला रहे हैं, तो आप चाहे कहे कोई आपसे पूछे थैले में क्या है, आप कह सकते हैं आलू और बैंगन है, आप ये भी कह सकते हैं कि बैंगन और आलू है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो कुछ इसी तरह का सेंस यहाँ पर काम करता है। तो ऑर्डर मायने नहीं रखता है, ऑर्डर्ड पेयर में मायने रखता है। वो हम लोग अगला जो चैप्टर होगा वहाँ पर पढ़ेंगे। ऑर्डर्ड पेयर में ये मायने रखता है, सेट में मायने नहीं रखता है। तो ये जो कंडीशन है, ये जो गिवन सिचुएशन है, यहाँ पर दो सेट्स जो है एक दूसरे के साथ बराबर है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि दोनों को बराबर होने के लिए, दो सेट्स को बराबर होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन फुलफिल होना होगा कि पहले सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा और दूसरे सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा, इन दोनों को सेम होना होगा। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में हैं, इस कंडीशन को फुलफिल होने के लिए दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेम होना होगा। मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए और कार्डिनल नंबर ऑफ बी, इन दोनों को इक्वल होना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होना होगा। तो ये टेस्ट करने से पहले कि दो सेट्स इक्वल है या नहीं, इसे टेस्ट करने से पहले हम इसका कार्डिनल नंबर को टेस्ट कर सकते हैं, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन सकते हैं। अगर वो बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली दो सेट्स इक्वल नहीं हो सकते।
अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि गिवन पेयर्स जो है, गिवन पेयर ऑफ सेट्स जो है वो इक्वल है या नहीं। दो क्वेश्चंस है, पहला और दूसरा। सो पहला क्वेश्चन में ए जो है, ए सेट जो है वो तो गिवन है रोस्टर फॉर्म में। बी जो सेट है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसे हमें पता करना है। इसे हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में ले आएंगे, फिर कंपेयर करेंगे। तो बी के लिए, बी में एलिमेंट्स क्या क्या है उसके लिए देखिए क्या कहा गया है कि बी जो है ऐसे एलिमेंट से बना हुआ है, उस एलिमेंट को एक्स नाम दिया गया, एक्स सच दैट, एक्स कैसा है, एलिमेंट कैसा है, एलिमेंट इज सोल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन या दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब दो सोल्यूशंस निकलेंगे। अब इसका अगर सोल्यूशन होगा ये, तो फिर हमें इसे सबसे पहले सॉल्व करना होगा। हम इसे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सो ये 0 के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ 6 को दो पार्ट्स में हम तोड़ेंगे। दो नंबर्स ऐसा खोजेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 6 होता है और जिन्हें ऐड कर देने से 5 होता है। तो वो 3 और 2 है, सो प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इंटू 2 इज़ 6 इज़ इक्वल टू 0। सो x यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 पहले पार्ट से, और सेकंड पार्ट से 2 कॉमन लेते हैं, x प्लस 3 दैट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम x प्लस 3 को कर देते हैं कॉमन आउट, तो ये बन गया x प्लस 2 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो है, ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये 0 होना, इसका ये मतलब होता है कि या तो ये वाला एक्सप्रेशन, या तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये 0 के बराबर हो, या फिर ये 0 के बराबर हो। तो फिर ये इंडिकेट करता है, अगर ये 0 के बराबर है, x प्लस 3 0 के बराबर हुआ, तो फिर x का वैल्यू नेगेटिव 3 होगा। और अगर ये 0 के बराबर हुआ तो फिर x का वैल्यू नेगेटिव 2 के बराबर होगा। तो x इज इक्वल टू नेगेटिव 3 और नेगेटिव 2। तो फिर अगर आप यहाँ पर देखें x इज द सोल्यूशन ऑफ दिस वन, इसका मतलब सेट B जो है दैट सेट, इसका दो एलिमेंट्स है नेगेटिव 2 और नेगेटिव 3, नेगेटिव 2 और नेगेटिव 3। और जो सेट A है, गिवन सेट जो है ये है, इसमें एलिमेंट्स है 2 और 3। तो A के एलिमेंट्स B में नहीं है, B के भी एलिमेंट्स A में नहीं है, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि A और B जो है ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। अब यहाँ पर दूसरे के लिए देख लेते हैं। दूसरे के लिए A ऐसा सेट है जो कि फॉलो वर्ड के लेटर्स से बना हुआ है, सारे लेटर्स से बना हुआ है। तो फिर इसमें F रहेगा, लेटर F रहेगा, O रहेगा, फिर यहाँ से L रहेगा, यहाँ से L रहेगा। फिर से दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, एक सेट में एलिमेंट को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता है, हमने पिछले वीडियो में ये देखा था। फिर O है, O को हमने यहाँ पर रख लिया है ऑलरेडी, और फिर W है, सो W। ये तो पहला सेट हो गया, सेट A। और सेट B वुल्फ इस वर्ड के लेटर से बना हुआ है, मतलब यहाँ पर W है, O रहेगा एलिमेंट के तौर पे, लेटर L रहेगा एलिमेंट के तौर पे, और लेटर F रहेगा एलिमेंट के तौर पे। तो फिर अब देखिए A के सारे एलिमेंट्स B में हैं और B के भी सारे एलिमेंट्स A में हैं। दैट मीन A और B दोनों बराबर है। तो फिर अब हम लोग आगे सबसेट्स और यूनिवर्सल सेट पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।